Hello, friends. My name is Anuj Mishra, and I am currently doing my MBBS from AIMS Bhubaneswar. Uh, my rank in NEET 2022 was AIR 87. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम। ये बायोलॉजी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है एंड वील ट्राई टू फिनिश द एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस इन दिस सेशन। ओके, तो शुरू करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। तो साइनोबैक्टीरिया मतलब उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको एल्गे ही समझ लें। ओके, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, और हमको पता है कि सारे प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में रहते हैं आपके, मोनेरा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज। तो दो मोटाइल गैमेट्स है, ओके, बट दे आर डिसिमिलर। डिसिमिलर इन साइज मतलब आइसोगैमी तो नहीं हो सकता, एंड दे आर बोथ ऑफ देम आर मोटाइल, तो ऊगैमी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली आपका कौन सा वाला ऑप्शन रहता है, एनाइसोगैमी। हाँ, क्योंकि ऊगैमी में बेसिकली आपका एक गैमिट तो मोटाइल रहता है, छोटा वाला, और एक बड़ा वाला गैमिट आपका नॉन मोटाइल रहता है। आइसोगैमी में आपके दोनों जो गैमिट्स है वो सेम साइज के होते हैं, पर यहाँ पे डिसिमिलर इन साइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर एनाइसोगैमी होगा, राइट। चलिए, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी ऑफ कौन। याद होगा आपको, ये आपका जो ब्राउन एल्गी है फियोफाइसिया, उसके प्लांट बॉडी में रहता था होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट इज बेसिकली द लीफ लाइक ऑर्गन, तो ये मैं बना दिया होल्ड फास्ट, ये डंडा है आपका स्टाइप, और ये जो लीफ जैसा दिख रहा है ये है फ्रॉन्ट। ओके, ये आपका ब्राउन एल्गी का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड्स, राइजोइड्स आ गया, and it is haploid. It needs water to complete its life cycle because male gametes are motile. Identify the group which it belongs to. तो राइजोइड्स है, it is haploid. हैप्लॉइड है मतलब मोनोकॉट हटा दीजिए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो बचता कौन है अपना ब्रायोफाइटा। और राइजोइड्स हमको ब्रायोफाइटा में मिलते भी है, और ब्रायोफाइटा को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर भी चाहिए, तो सारी चीजें मैच कर रही है, तो ब्रायोफाइटा विल बी द आंसर। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इज अ प्रोथैलस इज। तो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में बेसिकली मेजर जो प्लांट बॉडी रहता है वो आपका स्पोरोफाइट रहता है, मतलब डिप्लॉइड। ओके, एंड एक छोटा सा जनरेशन उसका, मतलब उसके लाइफ साइकिल का बहुत छोटा सा टाइम, एक गैमेटोफाइट भी रहता है जिसका नाम रहता है प्रोथैलस। सो प्रोथैलस इज व्हाट, इट इज अ गैमेटो फाइट ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, सो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइटा फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप। तो बहुत ही वाहियात सा ऑप्शन है, इट इज रॉन्ग। सेकंड इज, अ स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफिटिक नहीं है, प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट। थर्ड इज, अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो डिप्लॉयड हो जाएगा, स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। Plants of this group are diploid and well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in a compact structure called cone. The group reference is, तो क्या क्या दे रखा है हमको, डिप्लॉइड है प्लांट, ठीक है, अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस है, स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, 3 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, और डिप्लॉइड है तो बेसिकली जिम्नो आपका टेरिडो ब्रायोफाइटा एल्गी नहीं हो सकते। एक्सट्रीम कंडीशन से आपको क्या क्लिक करना चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब आपको क्लिक करना चाहिए जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि टेरिडोफाइटा एक्सट्रीम कंडीशन में कभी जिंदा नहीं रह सकते, उनको पानी चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और जिम्नोस्पर्म आर वेल नोन टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड, climate change, and then your high heat, cold, ये सब। ओके,
और जिम्नोस्पर्म्स के स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स. These are absent in all rest three. So option D is the करेक्ट ऑप्शन. ये जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमको याद होने चाहिए. तक अगर आपको ये चीजें याद है ना तो एक एक सेकंड में आपका आंसर आएगा. ओके चलिए. द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ. देखिए एम्ब्रियो सैक बना के देखते हैं. यहाँ 3, इधर पे आपका एग, सिनर्जिड, बीच में 2 न्यूक्लियस. तो बेसिकली कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको? 8 न्यूक्लियस. पर सेल कितने हैं? ये जो बीच के 2 न्यूक्लियस है, ये तो ये जो बड़ा वाला सेल है इसके पार्ट में है ना. तो सेल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला 7. सो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस. ठीक है. नाम बता देते हैं. देखिए 3 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग या फिर ओवम एंड 2 सिनर्जिड्स. सो टोटल 1 1 3. So total are 7 cells and 8 nuclei. Okay. If the diploid number of flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? So 2n हमको दे रखा है 36 and it is a flowering plant. मतलब ये आपका एंजियोस्पर्म है. एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में n कितना रहता है? एंडोस्पर्म is 3n. So if 2n is equal to 36, then 3n is equal to how much? 54. Very easy. इसमें बस आपको ये याद रखना था कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म रहता है इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर. सो आपको डिप्लॉइड नंबर दे रखा है 36 एंड आपको ट्रिप्लॉइड निकालना है. वेरी इजी, आप 54 निकाल देंगे. ओके. 9th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा आपके मॉसेस में मिलते हैं. What is a protonema? It is a haploid and it is found in mosses. It is a diploid and it is found in liverworts. It is diploid and found in pteridophyte. Haploid and found in pteridophyte. Protonema is basically जब मॉस का बड जर्मिनेट करता है, it will form long slender structure. उसके बीच बीच में और भी बर्ड्स रहेंगे जहां से सेकेंडरी आपके स्ट्रक्चर्स गैमेटोफाइट्स बनेंगे. This long slender thing is called protonema and it is haploid. So first option is correct. Found in mosses and it is haploid. चलो. Giant redwood tree is an. It is a gymnosperm. याद रखने की बात है ये सब. Giant redwood tree आपका यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में मिलता है and it is very big. इसको शर्मन ट्री भी कहते हैं. One of the largest trees in the world and it is a gymnosperm. Okay. Let's start the short answer. Food is stored as Floridian starch in rhodophyceae. मतलब रेड एल्गी में Floridian starch होता है food. Mannitol is the food in which food? So mannitol is the food in brown algae. Brown algae मतलब Phaeophyceae. Not just mannitol, they also have laminarin as food. Okay, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट्स विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सिर्फ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का कोई प्लांट. ब्रायोफाइटा ले लो. ब्रायोफाइटा का कोई एग्जांपल दे दो आप. रिक्सिया दे दो भाई. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंजियोस्पर्म दे दो. एंजियोस्पर्म का कोई एग्जांपल दे दो. सोलानम दे देते हैं. Solanum tuberosum. Haplodiploidic. Okay, so you can give a. अच्छा. So actually Bryophyta's life cycle is not perfectly haplontic. It is haplodiploidic. Okay, क्योंकि उसमें एक sporophytic generation भी रहता है. So haplontic में हम basically perfect example अगर कोई होगा तो it is algae. Okay. And algae में you can give spirulina. You can give. Okay. So haplontic में algae, diploidic में angiosperm या gymnosperm में से कोई भी. haplodiploidic में bryophyta देंगे. And if diplohaplontic is asked, then you will write pteridophyta. Basically haplodiploidic पे pteridophyta भी लिख सकते हैं. But
डिप्लोहैप्लॉन्टिक इज मोर कन्वीनियंट, मतलब मोर बेटर टर्म, क्योंकि उसमें जो डिप्लॉयड फेज है टेरिडोफाइटा में वो हैप्लॉयड फेज से ज्यादा टाइम तक रहता है, सो डिप्लो पहले आना चाहिए। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The plant body is in higher plants is well differentiated and well developed. Roots are the organ for the purpose of absorption. What is the equivalent of roots in less developed lower plants? So less developed lower plants में roots की जगह पे क्या होता है? So instead of true roots नहीं होते तो they have falls या root like structures. इनका नाम आपको पता होगा, rhizoids. So third question का answer is rhizoids. Okay, rhizoids like thread-like projection. They are not basically roots क्योंकि they are not multicellular, but they are unicellular. But they serve the same function. Okay, rhizoids are unicellular, but they serve the same function. All right. Okay. Most algal genera show a haplontic life cycle. Name an alga which is haplodiplontic and name an alga which is diplontic. Actually, all brown algae, mostly brown algae are haplodiplontic. We can write as an example Ectocarpus, which is haplodiplontic, and Fucus is an alga which is diplontic. ठीक है, ये सब याद रखने वाली बातें। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्राउन एल्गी लिख सकते हैं, कोई भी ब्राउन एल्गी। Okay, bryophytes, the male and female sex organs are called what and what? Anthridium and Archegonium. Anthridium, Archegonium. All right. Okay, let's go to the short answer questions. Why are bryophytes called the amphibians of plant kingdom? क्योंकि algae completely water में रहते थे and your pteridophyte are land adapted. तो बीच में कौन आता है? ब्रायोफाइट। ये एक रीजन हो गया कि ये algae और इसके बीच में आता है। दूसरा रीजन है कि they need water for need water for reproduction. तो आपने देखा होगा जब फ्रॉग रहते हैं, फ्रॉग वो लोग अपने अंडे कहाँ ले करते हैं? They lay their eggs in water. So they also need water for reproduction. Similarly, bryophyta need water for reproduction. So that is why they are known as, the first reason था between algae and pterido. These two reasons की वजह से इनको हम amphibians of plant kingdom कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक और रीजन है, प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, जो कि टेरिडोफाइटा में रहता है। बट ब्रायोफाइटा डू नॉट हैव जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर्स, सो दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, जो कि लैंड अडेप्टेड प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का। So they are not land plants. Pteridophyta are successful land plants because they have vascular bodies, but Bryophyta are not land plants, so they are basically like amphibians in the animal kingdom. Okay, the male and female reproductive organs of several pteridophytes and gymnosperms are comparable to floral structures of angiosperm. क्या बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे टेरिडोफाइटा में जो मेल और रिप्रोडक्टिव, मतलब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दे आर कंपेरेबल टू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म. कंपेयर द वेरियस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म. तो बेसिकली आपका जो स्ट्रोबिलाई या फिर कोन है, स्ट्रोबिलाई किसके एनालॉगस हुआ? आपका फ्लावर में सारे अरेंज रहते हैं, सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर स्ट्रोबिला में भी सब अरेंज होके रहते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल जिसके अंदर माइक्रोस्पोर रहते हैं, इट इज एनालॉगस टू योर एंथर या स्टेमन. इसके अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स रहते हैं. सिमिलरली मेगा स्पोरोफिल
is analogous to your carpel. Okay. Microsporangium. Microsporangium anther and megasporangium is your ovule. ओके, सो ये हमने कंपेयर किया. जो आपका कोन या स्ट्रोबिलाई रहता है फ्लावर, उसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है. जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जो लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं, इट इज द स्टेमन. मेगास्पोरोफिल इज लाइक कार्पेल. माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जो चेंबर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, इट इज लाइक योर एंथर. एंड मेगास्पोरेंजियम इज लाइक योर ओव्यूल. बट देयर इज नो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर इन दिस प्लांट्स. सो एंजियोस्पर्म्स में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहता है फ्रूट, जो कि ओवरी को रिप्रेजेंट करता है. These things, the gymnosperm and pteridophyte, they lack an ovary. Okay, they lack a covering around the ovule. Let's go to the next question. Question 3 is heterospory, formation of two types of spores, micro and mega, is a characteristic in few members of pteridophyte and all the spermatophyte. Do you think heterospory has some evolutionary significance in plant life? Very yes, we think it has evolutionary. देखिए, हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है कि दो प्लांट चाहिए अपने को. ये माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा, ये मेगास्पोरोफिल बनाएगा. एक प्लांट सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर बना सकता है, हेट्रोस्पोरस. ओके, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स इसमें रहेंगे, वो जाएंगे मेगास्पोरोफिल के पास. एक मेगास्पोरोफिल रहेगा, उसको फर्टिलाइज करेंगे और वहीं पे चिपके हुए रहेंगे आपके माइक्रोस्पोरोफिल. तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक ही प्लांट आपका, एक प्लांट का काम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल बनाओ छोड़ दो. पर दूसरे प्लांट का काम क्या है, उसको रिसीव करो, उसको मेगास्पोरोफिल के साथ इंटरेक्ट कराओ, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कराओ. फिर जो भी स्ट्रक्चर उससे बन रहा है, जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसका देखभाल करो, उसको बड़ा होने दो. फिर उससे निकलेगा आपका नया प्लांट. तो बेसिकली क्या है, इन सिटू डेवलपमेंट हो रहा है ना. ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है. सीड बनने के लिए इन सिटू डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस हेटेरोस्पोरी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ योर इन सिटू डेवलपमेंट एंड सीड बनाने की हैबिट इसी से डेवलप हुई है, हेटेरोस्पोरी से. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार डज Selaginella, one of the few living member of lycopodiales, fall short of seed habit? Same इसका आंसर वही है. The answer which you will say is कि Selaginella micro और megasporophil produce करता है. It is a heterosporous plant. Embryo is retained in the female body. Okay, so embryo in female body. So almost seed habit. Basically almost it is similar to formation of seed, just कि seed नहीं बन रहे हैं, डायरेक्टली एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में आपका निकल के आ रहा है. बेसिकली सीड हैबिट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड के अंदर एम्ब्रियो को पैक करके आपने फ्रूट के साथ डिस्पर्स कर दिया या फिर ऐसे ही डिस्पर्स कर दिया. बट हियर इट इज नॉट बीइंग डिस्पर्स, बट उसका जो सीड बोल सकते हैं आप, उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीड में ना होके फीमेल बॉडी में. दैट इज द डिफरेंस. ओके, ऑलराइट. ईच प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज phylogenetic significance in relation to evolution. Cycas, few living member of gymnosperm, is called the relic of past. Can you establish a phylogenetic relation? Okay, इनके बीच में आता है साइकस. ठीक है, जैसे कि इसके जो गैमीट्स है आर मोटाइल, जो कि टेरिडोफाइट से मिलता है. जिम्नोस्पर्म में है इट फॉर्म्स सीड्स. तो दोनों से सिमिलैरिटी दिखाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ relic of the past, because we have established phylogenetic relationship with Pteridophyta. Okay. Okay. Sixth question is heterosporous pteridophytes show certain characteristics which are precursor to the seed habit in gymnosperms. Explain.
तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिक्स्थ का आंसर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया, हेट्रोस्पोरी, जो कि सीड प्लांट्स में भी दिखता है। दूसरा कैरेक्टर हो गया कि एम्ब्रियो डेवलप्स इन सिटू फीमेल प्लांट बॉडी। ठीक है, यहाँ एम्ब्रियो डेवलप इधर ही हुआ। एंड लेस नंबर ऑफ मेगास्पोर्स, यूजुअली वन। जैसे कि इसमें आपके सीड प्लांट्स में सिर्फ एक ही ओव्यूल रहता है एंड एक ही ओवर ही रहता है, और बहुत सारे आपके क्या कह सकते हैं, जो मेल गैमेट्स रहते हैं वो काफी ज्यादा नंबर में रहते हैं, पर फीमेल गैमेट्स का नंबर कम कर दिया जाता है। तो ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में भी दिखता है। ओके, चलिए, कमेंट ऑन द लाइफ साइकिल एंड नेचर ऑफ अ फर्न प्रोथैलस। प्रोथैलस देखो गैमेटोफाइट है, vascular tissue is there, self-sufficient, bear sex organs, anthro आपके जो वर्ड्स या फिर आर्किगोनियम, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम रहते हैं इसके अंदर। एंड लाइफ साइकिल क्या है? नेचर तो हमने डिस्कस कर लिया, लाइफ साइकिल क्या है? प्रोथैलस से आपका गैमीट बनेगा, गैमीट से आपका फर्टिलाइजेशन होगा, उससे स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, वो फिर से प्रोथैलस बनाएंगे। यही है लाइफ साइकिल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउ आर मेल एंड फीमेल gametophytes of pteridophytes and gymnosperms different from each other? So देखिए, मेल और फीमेल में हमेशा डिफरेंस देखिए, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट बेसिकली हेट्रोस्पोरस होते हैं और कुछ होमोस्पोरस, बट जिम्नोस्पर्म्स आर ऑलवेज हेट्रोस्पोरस। ओके, पहले हम नाम लिख के देखते हैं जो टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइट में नाम क्या रहता है मेल और फीमेल गैमेट का? टेरिडोफाइट में रहता है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडियम एंड पूगोनियम। ओके, इसमें कौन से एब्सेंट रहेंगे? जिम्नोस्पर्म में कौन प्रेजेंट रहता है? इसमें मोटाइल रहते हैं गैमेट्स, इसमें गैमेट्स नॉन मोटाइल रहेंगे। नो ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट। ओके, हाँ, जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसमें बेसिकली एंथ्रीडियम एब्सेंट रहता है, सो नो एंथ्रीडियम, बट ओगोनियम या आर्किगोनियम आपका रहता है। ओके, सो दिस आर सम डिफरेंसेस। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे नेक कैनाल सेल वगैरह वगैरह, इतना अंदर नहीं जाना। बेसिकली ये कौन, मोटिलिटी, ओव्यूल, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ये सब डिफरेंस आप बता सकते हैं। और डेवलप्ड ज्यादा आपका जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट रहेगा, क्योंकि आपका जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंटली मोर एडवांस, मोर आपके बाद में आते हैं उसके टेरिडोफाइट के। और यही आपका एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक देखे दोनों का, तो जो जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइट्स है, they are basically not independent. Okay, gametophyte depends on sporophyte, but वहीं आपके जो टेरिडोफाइट है, गैमेटोफाइट है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो अपना खाना खुद बना रहा है, इट इज absorbing water, it lives on its own, it stays on its own,
सारे फंक्शंस खुद से कर रहा है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता है, प्रोथैलस का नाम दिया जाता है। ओके। बट वहीं जिम्नोस्पर्म में जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन है, उसका खुद का फंक्शनैलिटी कम है, उसके उसको सिर्फ इतना ही काम दिया गया है कि भाई तुम गैमेट्स बनाओ, तुम सिर्फ सेक्स ऑर्गन बियर करो, तुम्हारा उससे ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है। तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है चीजों की, स्टफ वी विल प्रोवाइड यू, द स्पोरोफाइट विल गिव टू द गैमेटोफाइट। ये आपका एकदम ब्रायोफाइटा के ऑपोजिट है, जिसमें कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट का कुछ काम नहीं था, सिर्फ स्पोर बनाना था। सारा फूड वगैरह, फोटोसिंथेसिस वगैरह गैमेटोफाइट कर रहा था। ये एकदम उल्टा है जिम्नोस्पर्म में आते। जिम्नोस्पर्म में उल्टा ही हो जाता है कि अब गैमेटोफाइट का कुछ काम नहीं रहा, स्पोरोफाइट सब कुछ कर रहा है। गैमेटोफाइट इज बेसिकली पैरासिटिक काइंड ऑफ थिंग ऑन स्पोरोफाइट। और एंजियोस्पर्म में आते तो गैमेटोफाइट का फंक्शन और रिड्यूस हो जाता है, कुछ नहीं है गैमेटोफाइट का फंक्शन, सिर्फ एक फ्लावर बन के रह जाता है, लास्ट में फ्रूट बनता है। बट उससे ज्यादा फंक्शन उसका कुछ भी नहीं है। सारा प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन वगैरह सब स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब डिप्लॉयड जनरेशन सब कुछ संभालता है। ओके, चलिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज, इन विच प्लांट विल यू लुक फॉर अ माइकोराइजा एंड कोरलॉइड रूट्स, आल्सो एक्सप्लेन व्हाट दिस टर्म मींस। ओके, तो माइकोराइजा मतलब, सॉरी, माइकोराइजा मतलब फंगाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि जिम्नोस्पर्म। ओके, एंड कोरलॉइड रूट्स मतलब वहीं आपके क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रूट्स ऑफ साइकस विच इज अ जिम्नोस्पर्म। ओके, बेसिकली क्या है ये दोनों? तो माइकोराइजा कुछ मोनोकॉट, डाइकॉट, इन सब में दिखता है। ओके, कोरलॉइड रूट्स इज बेसिकली शोन इन द प्लांट नेम्ड साइकस। ओके, क्या है ये दोनों? तो क्या रहता है कि आपका प्लांट एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कर रहा है, जैसे आपका साइकस जिम्नोस्पर्म एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कर रहा है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है फंगाई या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी आप कंसर्न देख रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म और रूट्स के बीच में। तो बेसिकली सारा अब्जॉर्प्शन का काम कठिन है, जो काम कि फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हमको पानी चाहिए, ये वाला काम आपका फंगाई या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे कर रहा है, क्योंकि वो काफी छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनका फिलामेंट्स काफी शॉर्ट है, पतले पतले थ्रेड्स है उनके पास, और ये पतले पतले थ्रेड्स काफी अंदर तक सॉइल को पेनिट्रेट करके वहां से अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। जो कि आपका जो रूट है वो काफी थिक रहता है, इट कैन नॉट डू। अब्सॉर्प्शन का सारा जिम्मेदारी आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म ने ले रखी है, या तो फंगाई ने ले रखी है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ने ले रखी है। बट फिर इसमें उसका क्या फायदा? जो प्लांट का रूट है, इट इज गिविंग इट ऑल द न्यूट्रिशन की सब्सटेंस तुम अब्सॉर्ब करके दो, खाना मैं बनाऊंगा फोटोसिंथेसिस से, और तुमको खाना मैं दूंगा। तुम मेरे को रॉ मटेरियल दो, मैं तुम्हारे साथ वो खाना जो मैं बनाऊंगा उस रॉ मटेरियल से वो शेयर करूंगा। तो फंगाई तो वैसे भी फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो उनके लिए तो बढ़िया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रूट के अंदर है, तो वहां तो सनलाइट आ नहीं रही, वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनके लिए भी बढ़िया है। तो दोनों का काम हो जाता है, इसको खाना मिल जाता है, उसको आपका खाने के साथ साथ उसको रहने की जगह भी मिल गई। देखो कितना बढ़िया है। जो फंगाई है बाहर पड़ा हुआ रहता, कोई उसको उठा लेता, खा लेता, कि बारिश होती धुल जाता, मर जाता। उसको अच्छा खासा रूट में अपने आसपास बन रहने के लिए जगह दी, बोला कि तू मेरे को हेल्प कर अब्जॉर्प्शन में, मैं तेरे को खाना बना के दूंगा, तेरे को रहने की जगह दूंगा। बदले में रूट को अच्छा बढ़िया बढ़िया मटेरियल अब्सॉर्ब करके देने लग गया वो। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन धीरे धीरे डेवलप हो गया। सो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ऐसे काफी एग्जांपल हमको दिखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। ठीक है, इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। कुछ कुछ जैसे पाइनस पाइनस सीड्स। ओके, पाइनस प्लांट है एक जिम्नोस्पर्म। इट वो इतना माइक्रोराइजा पे डिपेंडेंट हो गया है एवोल्यूशन के साथ साथ, कि जो पाइनस सीड है बिना माइक्रोराइजा के वो जर्मिनेट ही नहीं करते। जब तक पाइनस का जो सीड है, पाइन का जो आपका उसका जो सीड है, उसके आसपास माइक्रोराइजा डेवलप नहीं करेगा, तब तक वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। देखो कितना
ज्यादा ही म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन हो गया है कि माइकोराइजा अगर कहीं कुछ आपने कर दिया दुनिया में, कुछ एक्शन लिया, माइकोराइजा गायब हो गए, तो पाइनस का तो पूरा स्पीशीज ही गायब हो गया, क्योंकि दे आर म्यूचुअली रिलेटेड, उनका म्यूचुअलिज्म है, रिलेशन है। ओके, समझ में आ गया आपको माइकोराइजा कोरलॉइड रूट्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, और किस किस प्लांट्स में आप देख सकते हैं माइकोराइजा यू कैन सी इन पाइनस एंड कोरलॉइड रूट इन साइकस, दोनों ही जिम्नोस्पर्म है। ऐसा नहीं कि एंजियोस्पर्म में नहीं मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में भी मिलते हैं। Okay? चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में चलते हैं। गैमेटोफाइट इज डोमिनेट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, एक्सप्लेन इट। तो ब्रायोफाइटा में क्या रहता है आपका, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, ब्रायोफाइटा में क्या रहता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे किसको बोलते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक 2n जाइगोट बना, मतलब डिप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन दो गैमेट्स का फ्यूजन से ही होगा, तो डिप्लॉयड ही बन सकता है। वो जो डिप्लॉयड जाइगोट है, फटाफट उसमें मियोसिस नहीं होगा, क्या करेगा, बना के दिखाता हूँ। जैसे कि 2n डिप्लॉयड जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट, उसमें फटाफट मियोसिस ना होके माइटोसिस होके एक 2n का प्लांट बॉडी बना, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट इज 2n, उसमें में उस स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफाइट में बनेंगे स्पोरोफिल्स, उनमें मियोसिस होगा और बनेंगे स्पोर्स। ओके, उन स्पोर्स को जर्मिनेट करने के बाद बनेंगे आपके गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, माइटोसिस से गैमेट, और गैमेट दो गैमेट मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। यार चार्जर है तो दो गैमेट से तो मैं बोल रहा था दो गैमेट मिलके बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट फिर से बनाएगा स्पोरोफाइट। तो समझ है आपको चल क्या रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है कि यहां तक तो सारा 2n है, बीच में सब n हो जाता है, फिर से सारा 2n हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कि उसके लाइफ साइकिल में एक फेज आ रहा है जिसमें सब n है, या फिर सारा आपका डिप्लॉयड है, और एक फेज आ रहा है जिसमें सारे आपके हैप्लॉयड है। तो ऑल्टरनेट कर रहा है ये, इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पर इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों तरह के मेंबर आपको दिखने को मिलेंगे। पर आपके ब्रायोफाइटा में बेसिकली जो डोमिनेंट फेज है, मतलब अगर आप बोलोगे कि उसकी लाइफ में ज्यादातर टाइम वो किस तरह से रहता है, सो इट स्टेज एज अ गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज बेसिकली, स्पोरोफाइट कुछ वजूद नहीं होता ब्रायोफाइट में। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी विल बी गैमेटोफाइट, उसके ऊपर पैरासिटिक स्पोरोफाइट डेवलप करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, इसमें आपको एनसीईआरटी से वो लाइफ साइकिल का डायग्राम बना के यही वाली चीज एक्सप्लेन करनी है। ओके, with a schematic diagram describe the haplodiploidic life cycle pattern of a plant group। चलिए एक डायग्राम बना के देख ही लेते हैं। आंसर 2 मैं इधर बना रहा हूँ, अभी हमने बनाया भी था, तो चलिए, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला जनरेशन लेंगे, एन, या फिर गेमेटोफिटिक, और यहाँ पे 2n, या फिर स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पे स्पोर्स सबसे पहले, हाँ नहीं, हम जाइगोट से शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ इसके पेरेंट का, और क्या बना, ब्लैक से बना जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, 2n। जाइगोट में हुआ क्या, माइटोसिस, और क्या बना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या ऐसा होता है, 2n। स्पोरोफाइट में क्या हुआ भाई,
स्पोरोफाइट में आपका बना स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होता है? स्पोर मदर सेल्स। अभी स्पोर मदर सेल्स में हुआ मियोसिस और क्या बन गया? स्पोर। ये सारे जो 2n 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 चल रहे थे, अभी स्पोर्स आ गए तो क्या बन गया? n। स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट और क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। ये भी n। गैमेटोफाइट में क्या होगा? आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, दोनों ही nn। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एंथ्रोजोइड। आर्किगोनियम क्या बनाएगा? एग। दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा उससे? जाइगोट। समझ में आ रहा है? फिर से सारा साइकिल रिपीट होगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट में गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। चलिए एक और आंसर क्वेश्चन दे रखा है हमको। लाइकेन इज साइटेड एज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस where alga and fungi live together for mutual benefit. Which of the following will happen if alga and fungal partner are separated? Both will survive and grow normally independent from each other. Both will die. Algal component will survive while fungal component will die. Fungal component will survive while algal component will die. इसका आंसर है कि भाई it is example of symbiosis, mutualism, both will die. ये इस लेवल पर पहुंच चुके हैं एक दूसरे के साथ रहने के कि अभी किसी इनको सेपरेट करोगे तो दोनों ही मर जाएंगे, क्योंकि इनके फंक्शंस इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और दूसरा वाला मेंबर गायब हो जाएगा तो उसका फंक्शन ये पहला वाला मेंबर नहीं कर सकता। सेम फॉर द फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर गायब हो जाएगा तो दूसरा वाला मेंबर पहले वाले का काम नहीं कर सकता। लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से या तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या तो खाना नहीं मिलेगा, या तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, एंड डेथ विल इंश्योर। बेस्ड ऑन योर आंसर, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस एसोसिएशन एज सिम्बायोसिस? यही तो सिम्बायोसिस होता है कि सिम्बायोसिस में दोनों को साथ रहना जरूरी होता है। एक भी अगर गायब हुआ तो काम तमाम दोनों का। ओके, राइट। एक्सप्लेन व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इज सेड टू टेक प्लेस थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके सिनर्जिड, एग, सिनर्जिड के पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियर, और ऑपोजिट में आपके 3 एंटीपोडल सेल। अभी क्या होता है, आपका पोलन ट्यूब आया यहाँ पे। पोलन ट्यूब में था आपका मेल गैमीट। जैसे ही मेल गैमीट इसके पास आएगा, इट विल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमीट्स। ओके, 2 मेल गैमीट बन गए। और जैसे ही मेल गैमीट यहाँ डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पे जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है ये भी फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे, 2n वाला। इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने वाला है, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये एग तो हैप्लॉइड है ही, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये 2 मेल गैमेट्स अंदर घुसे, एक मेल गैमेट ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया, एक मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज किया। कितने फर्टिलाइजेशन में? फर्टिलाइजेशन 1, फर्टिलाइजेशन 2, 2 फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अभी ट्रिपल फ्यूजन क्या चीज है? ट्रिपल फ्यूजन मतलब कितने
इसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, जो आपका, अच्छा, ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट फर्टिलाइज किए, तो अभी 2n से क्या बन गया, 3n। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तभी एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। दैट इज वाई एंजियोस्पर्म्स में जो होता है आपका रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, चलो बाकी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल एंड मेल थैलस ऑफ लिवरवॉर्ट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ग्रीन कलर से बनाते हैं फीमेल एंड मेल थैलस ऑफ लिवरवॉर्ट। तो ये लिवरवॉर्ट है आपका, हाँ इसमें राइजोइड्स, ये राइजोइड्स है। देन इधर पे आपकी गैमे कप है, सिमिलरली एक और है, इसमें भी राइजोइड्स है, गैमे कप है। तो ये जो सुंदर सा फ्लावर जैसा दिख रहा है, दिस इज योर फीमेल और ये वाला मेल। तो एंथरीडियो 4 and this is known as Archegonium 4. Okay. Next diagram of gametophyte and sporophyte of Funaria. Funaria में ये आपका गैमेटोफाइट है, इसके पास राइजोइड्स है। ओके, और उसके ऊपर आपका स्पोरोफाइट उगा हुआ है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। ओके, इसमें क्या क्या रहता है आपका, सीटा फुट कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। ये मैं बना के दिखाया था अभी, कोई बात नहीं। देखो इसमें शुरू करते हैं हम लोग जाइगोट से। जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में आपका क्या बना, फ्लावर, जो कि गैमेटोफाइट बनाएगा। फ्लावर से आपका, फ्लावर में 2 बन गए आपका, एक तो स्टेमन और दूसरा आपका कार्पेल। स्टेमन में आपका, सो हम देख रहे थे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। ऑलराइट, चलो सो लेट अस कंटिन्यू। तो हमने देखा था कि स्टेमन और कार्पल फ्लावर में बनते हैं। स्टेमन में क्या होता है, एंथर। कार्पल में क्या होता है, ओवरी। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन, एंड ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल। सो बेसिकली क्या होगा, आपके पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आपके कार्पल में आएंगे एंड दे विल कम इन कांटेक्ट विद योर ओव्यूल, और दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन से क्या बनने वाला है आपका, जाइगोट। ओके, समझ में आया? दिस इज डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑलराइट, इसमें बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत कम रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ गैमीट जो बना आपका, बेसिकली मैं बताता हूँ, ये सारे, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, 2n है, 2n है, यहाँ पे 2n है, 2n है, बस ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट ही n होते हैं, बाकी सब 2n 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 रहता है, और सिर्फ एक छोटा सा पोलन ग्रेन और ओव्यूल, ये दोनों ही n रहते हैं, एंड रेस्ट ऑल आर 2n 2n। सो इट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मिनिमल, वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल, हम लोग को दिखाई भी नहीं देता ढंग से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
that is the case for your टेरिडो दिस एंजियोस्पर्म, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. सो ठीक है, वी हैव रीच द वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस कर दी. हाँ, इस चैप्टर में बेसिकली चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको काफी चीजें याद रखनी है. यू हैव टू रिमेम्बर द एग्जांपल्स, यू हैव टू रिमेम्बर द डायग्राम्स, लेबलिंग ऑफ द डायग्राम. ओके, एंड ये सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपके थियोरी एग्जाम्स में भी एंड योर एमसीक्यू एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकते हैं. सो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप प्लांट किंगडम को स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले, क्योंकि इसमें जो लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट्स है, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. और जो आपकी लाइफ साइकिल्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंडिविजुअल टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल, सब अच्छे से आप लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए. बाकी इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं. डायग्राम, एग्जांपल्स, लाइफ साइकिल एंड हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला कॉन्सेप्ट, ये चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ लीजिए अच्छे से. बेसिकली देन this chapter will be done for you. Okay, so right, all right, so we are done with the chapter. Thank you very much.